नमस्कार दोस्तों। आज अपन शुरू करने वाले हैं जो कल क्लास स्टार्ट की थी अपन ने 11th क्लास एग्रीकल्चर, 12th क्लास एग्रीकल्चर, जो जेड की तैयारी कर रहे हैं, जो आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की गई है उसका आज ये दूसरा वीडियो होने वाला है। कल अपन ने जो क्लास स्टार्ट की थी उसमें डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसको कैसे डिवाइड करके और पढ़ना चाहिए। तो आज अपन दूसरा जो पार्ट है उसको लाए हैं, वो है मौसम व जलवायु। यहाँ बेसिक से लेके और आपको जो हाई लेवल कंटेंट है वो प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे मौसम को कहा जाता है वेदर, जलवायु को कहा जाता है क्लाइमेट। यहाँ जब भी सामान्य बात की जाती है तो मौसम और जलवायु में कोई डिफरेंस नहीं कर पाता है, दोनों को अल्टरनेट टर्म के रूप में यूज कर लिया जाता है। लेकिन जब अपन इस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं, क्या आपने कभी पहले पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मौसम एक डिफरेंट टर्म है, जो जलवायु है वो एक डिफरेंट टर्म है। तो यहाँ अपन डिस्कस करेंगे, पहले मौसम की बात करेंगे यहाँ पे कि मौसम क्या होता है, वेदर किसको कहा जाता है। जब भी अपन ने देखा होगा कि जो दिन होता है उस दिन में कई बार अपन देखते हैं कि सुबह का जो तरीका है वो अलग है, दिन के समय कुछ वायुमंडल में अलग तरीका हो जाता है, शाम के समय अलग तरीका हो जाता है। सुबह के समय धूप निकल रही है, दिन के समय अंधेरा हो जाता है या बादल छा जाते हैं, शाम के समय फिर अंधकार जैसी स्थिति आ जाती है। तो जो ये कुछ कुछ समय में, यानी कि जो क्षणिक समय है, इस क्षणिक समय में जो बदलाव हो रहा है, इसी बदलाव को कहा जाता है मौसम कहा जाता है। तो मैं मौसम को डिफाइन करना चाहूँ कि मौसम क्या होता है, तो मौसम के लिए मैं पहली लाइन आपको बताना चाहूँगा कि जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में वायुमंडलीय जो अल्पकालिक घटनाएं हैं, अल्पकालिक घटनाएं, इसी को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। अल्पकालिक घटनाओं का मतलब क्या है, जो कुछ ही समय में बदल जाती है। जैसे मौसम साफ है या धुंधला है या उजला है, स्वच्छ है, ऐसे कई सारे वर्ड अपन इसके लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ ध्यान क्या रखने योग्य बात है, वायुमंडल की जो अल्पकालिक घटनाएं हैं वो क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। यदि मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं तो वो कैसे होगा कि जो मौसम है ये जलवायु की इकाई मानी जाती है। जलवायु की इकाई वो होती है मौसम। या मैं कहूं कि जो मौसम है वो जलवायु का विभेदीकरण रूप है। जलवायु का विभेदी विभेदीकरण रूप को कहा जाता है मौसम। तो यहाँ आपके कुछ क्लियर हुआ होगा कि जो दिन के समय में जो तुरंत तुरंत घटनाएं होती है, जिससे कि अपने आसपास का जो वातावरण है उसमें बदलाव देखने को मिलता है, तो ऐसी घटनाएं ही क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। तो इसके बाद में अपन देखना चाहेंगे कि मौसम का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ अपने पास में एक टर्म है कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान को कहा जा रहा है एग्रो मेटेरोलॉजी। एग्रो मेटेरोलॉजी। जब मौसम का अपन जो अध्ययन कर रहे हैं उस मौसम का अध्ययन किसके रिलेशन में कर रहे हैं, कृषि, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग कृषि में क्या इन्वॉल्व है, जो पादप है उस पादप के रिलेशन में, जो जंतु है उनके रिलेशन में, इन दोनों के रिलेशन में यदि मौसम का अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसी ब्रांच क्या कहलाती है, एग्रो मेटेरोलॉजी कहलाती है। के बाद में है जलवायु, इंग्लिश टर्म है क्लाइमेट। यहाँ से
पिछली बार जेट में क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्लाइमेट टर्म है ये कौन सी भाषा से लिया गया है? तो जो क्लाइमेट शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा वर्ड है? वो है क्लाइमा। क्लाइमा जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसी से उत्पत्ति हुई है क्लाइमेट शब्द की। क्लाइमेट यानी जलवायु। जलवायु को मैं डिवाइड करना चाहता हूं तो वह है जल प्लस वायु। जल और वायु मिलके क्या बनाती है? जलवायु बनाती है। जल के रूप में मैं बताना चाहूंगा क्या है? जो वायुमंडलीय आर्द्रता है उसकी बात की जाती है यहाँ पे। वायुमंडलीय आर्द्रता। जो बादल है इनकी बात की जाती है, बादल, मेघ। जो वर्षा है इनकी बात की जाती है यहाँ पे। तो ये सभी मिला के और जल के अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है। तो जल और वायु को मिला के जो बनता है वो है जलवायु। यदि और अपन आगे बढ़ना चाहें तो जो मौसम है, मौसम का जो एकीकरण रूप है वो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। मौसम का एकीकरण रूप क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। क्या मैं कहना चाहूँ कि जलवायु क्या है? तो जो वायुमंडल, वायुमंडल में होने वाली जो दीर्घकालिक घटनाएं हैं, दीर्घकालिक घटनाएं हैं यानी कि जो लंबे समय बाद में परिवर्तित होती है, तो उन घटनाओं को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि जो मौसम है उसका योगीकरण यानी एकीकरण या संयोग से क्या होता है? जलवायु का निर्माण होता है। इसको चेंज होने में काफी समय लगता है, जबकि मौसम क्या होता है? कुछ ही समय में दिन प्रतिदिन क्या होता है? बदलता रहता है। तो जलवायु की जो इकाई है वो मौसम होती है, और जो मौसम का औसत या योग होगा वो क्या कहलाएगा? जलवायु कहलाएगा। जलवायु को इंग्लिश में कह रहे हैं क्लाइमेट। और जो क्लाइमेट है ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। और कौन से वर्ड से लिया गया है? वो लिया गया है क्लाइमा से। यहाँ से जेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लाइमा कौन सी भाषा का शब्द है, तो यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है ये। इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे जलवायु। अपन ने कहा है कि दीर्घकालिक जो घटना है जो कि लंबे समय में चेंज होती है उसको जलवायु कह रहे हैं। तो एक अपने पास में संगठन है जिसका नाम है WMO। WMO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कह पा रहे हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये जो संगठन है WMO है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वो है जिनेवा में। जिनेवा, और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। इसका हेड क्वार्टर ध्यान रखना है कि जो WMO है इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जो WMO है इसके अनुसार जो जलवायु है ये किसको बताया गया है? तो जो 31 वर्षों का जो मौसम है उसका औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। तो यहाँ विशेष ध्यान योग्य बात क्या है कि WMO के अनुसार कितने वर्षों के मौसम को मिला के जलवायु बनता है? तो कितने वर्ष ध्यान रखने हैं? 31 वर्ष ध्यान में रखने हैं। जो WMO है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? स्थापना ध्यान रखनी है अपने को 1950 में। की स्थापना हुई है 1950 में। इसी से संबंधित
दूसरा जो मुख्यालय या जो इम्पोर्टेंट जो संगठन आता है वो है IMD। IMD, IMD क्या है? इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हिंदी में कह पा रहे हैं भारत मौसम विज्ञान, भारत मौसम विज्ञान विभाग। फिलहाल जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है नई दिल्ली। का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जो कि फिलहाल अभी जो कुछ एग्जाम हुए वहाँ भी इसके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ फिर जो वर्तमान में जो इसका हेड क्वार्टर है, पहली बात तो उसको ध्यान रखना है, वो तो है नई दिल्ली। यदि इसके इतिहास की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 में। कहाँ हुई थी वो ध्यान रखना है, कलकत्ता। कहाँ हुई थी? कलकत्ता। इसको 1906 में इसका जो हेड क्वार्टर है वो चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कहाँ? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। का हेड क्वार्टर शिफ्ट कर दिया कहाँ पे? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। 1928 में इसका फिर हेड क्वार्टर चेंज कर दिया, वो कहाँ कर दिया? पुणे, महाराष्ट्र। 1944 में इसका फिर से हेड क्वार्टर चेंज कर दिया और कहाँ कर दिया? न्यू दिल्ली में, जो कि फिलहाल अभी यहीं पे है। तो अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि जो IMD है इसका स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था? तो इसका स्थापना के समय मुख्यालय बनाया गया था वो है कलकत्ता। तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बार बार चेंज किया गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, 1875 में जब स्थापना हुई इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। 1906 में शिमला हिमाचल प्रदेश में चेंज कर दिया गया इसको। 1928 में पुणे महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया और 1944 में इसको शिफ्ट कर दिया नई दिल्ली में। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो ईयर्स है, वो विशेष रूप से अपने को ध्यान रख रहे हैं। पूरा नाम विशेष ध्यान रखना है, इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इंडिया की जगह इंडियन लिख दिया जाता है। तो जब यहाँ जो छोटी छोटी चीजें हैं इनके ऊपर अपना जो फोकस नहीं रहता है, तो कई बार जब इसका फुल विस्तार से नाम पूछ लिया जाता है तब वहाँ ऑप्शनों में क्या रहेगा? एक जगह इंडिया, एक जगह इंडियन, एक जगह इंटरनेशनल, ऐसे वर्ड बनाएंगे और ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं देंगे, यानी कि वर्डों को चेंज नहीं करेंगे। मेटेरोलॉजिकल की जगह मेटेरोलॉजी दे दिया। माइनर जो वर्ड है इनको चेंज किया जाता है, तब वहाँ अपने को जो स्ट्रिक्ट आंसर है वो देने में बहुत परेशानी आती है। तो जब भी पढ़े उसकी कंप्लीट तरीके से जानकारी ले और वर्ड टू वर्ड के ऊपर अपने को ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ आगे बढ़ना चाहेंगे अपन। जो मौसम और जलवायु अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इस मौसम और जलवायु के कौन कौन से तत्व या घटक पढ़े जाते हैं? मौसम और जलवायु के कौन कौन से तत्व या घटक पढ़े जाते हैं? तो मौसम और जलवायु के कौन कौन से घटक है, यानी कि ऐसी घटनाएं, जो ऐसी भौतिक घटनाएं जो कि अपने को आभास कराएगी कि मौसम और जलवायु में क्या चेंजेज हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। तो उन्हीं घटनाओं को क्या कहा जाता है? मौसम व जलवायु के तत्व कहा जाता है। मौसम व जलवायु के तत्व कहा जाता है उन्हीं घटनाओं को जिनसे अपन पता लगा पाएंगे कि मौसम और जलवायु कैसे चेंज हो रहे, कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। इनमें कौन कौन सी आती है, कुछ उदाहरण बताना चाहूँगा मैं। जैसे सौर विकिरण, जिसको आज डिस्कस करेंगे अपन, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। दूसरा है तापमान, तापमान, टेम्परेचर।
तीसरा है वर्षण, प्रिसिपिटेशन। चौथा है मेघ या बादल, क्लाउड्स। पांचवा है वायुमंडलीय, वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जो छठा है वो है वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब या दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको अपन कह रहे हैं। तो इन घटकों के बारे में अपन यहाँ एक एक डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक और है विंड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ इन घटकों का अपन एक एक विश्लेषण करने वाले हैं। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सौर विकिरण, इसका क्या योगदान है या यहाँ क्या टर्म है या क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहले ही बात है अपने पास में सौर विकिरण की। सौर विकिरण को कह रहे हैं सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन यानी कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य यहाँ से क्या होती है, विकिरणें आती है, जिससे क्या होती है पृथ्वी के ऊपर जितनी भी उष्मा है, ऊर्जा है, वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो होती है सूर्य से, सन से। यानी कहना चाहूँगा मैं कि पृथ्वी पे जो ऊर्जा, पृथ्वी पे ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है, वो है सूर्य। तो यहाँ बताना चाहूँगा एक टर्म यूज लेते हैं, उस टर्म का नाम है सूर्यताप, जिसको कहा जाता है इंसोलेशन। सोलेशन क्या होती है, सूर्य से जो पृथ्वी है इसके ऊपर जितनी भी विकिरणें आ रही है, विकिरणें आ रही है जिनके माध्यम से क्या पहुंच रही है, ऊर्जा पहुंच रही है। तो इसी को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सूर्यताप या इंसोलेशन कहा जाता है। यानी कि सूर्य के द्वारा विकिरणों के माध्यम से पृथ्वी पे कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी पहुंच पा रही है, इसको कहा जाता है सूर्यताप, इंसोलेशन कहा जाता है, प्रक्रिया को कहा जाता है। इसी के साथ में एक और टर्म आती है जो है सौर नियतांक। सौर नियतांक, सोलर कांस्टेंट। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.96 किलो कैलोरी। ये विशेष ध्यान रखना है कि जो 1 मिनट में कितनी रेडिएशन या मैं कह दूं कितनी एनर्जी पहुंच रही है पृथ्वी के ऊपर या जो एरिया है उसके ऊपर, तो वो कहलाता है, जो उसकी रेट है वो कहलाती है सौर नियतांक। यानी 1 मिनट में जो 1 वर्ग मीटर एरिया है उसमें कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है, उसकी जो रेट है वो कहलाती है सौर नियतांक। इसकी वैल्यू विशेष रूप से ध्यान रखनी है, 1.96 किलो कैलोरी। इसके बाद में एक और विशेष टर्म आती है जिसका नाम है PAR यानी पार। का जो पूरा नाम है वो क्या है, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जब भी बायोलॉजी पढ़ी होगी या आगे पढ़ोगे वहाँ इसका जिक्र, जब भी प्रकाश संश्लेषण पढ़ा जाएगा तो वहाँ इसका अवश्य जिक्र होगा कि जो पार है इसकी वैल्यू क्या है या इसका जो फुल फॉर्म है, विस्तार है, वो क्या है। तो प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण को कहा जाता है पार। यानी जितनी
जो सूर्य है उससे जितनी विकिरणें आ रही है उन सभी विकिरणों का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। तो कौन सी विकिरण का उपयोग होता है? जिस विकिरण की जो स्पेक्ट्रम है वो कितनी हो, 400 से 700 नैनोमीटर स्पेक्ट्रम में जो लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, इसी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। या मैं कह सकता हूँ कि 700 से ऊपर लाइट मिल रही है या 400 से नीचे लाइट मिल रही है, तब वहाँ प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है उसकी जो रेट होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो लाइट है या जो स्पेक्ट्रम है, इसी को अपन क्या कह पा रहे हैं, पार कह रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, जो लाल प्रकाश होता है, लाल जो प्रकाश होता है, जो रेड लाइट होती है, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण है ये सबसे ज्यादा होता है, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। इसके अलावा जो लाल प्रकाश है इसमें बीजों का जो अंकुरण है वो भी क्या होता है, अधिक होता है, बीजों का अंकुरण भी ज्यादा होता है। जो पादप है वो पादप की वृद्धि भी अधिक होती है। लाल प्रकाश के बाद में जो नीला प्रकाश आता है, इस नीले प्रकाश में दूसरे नंबर पे है प्रकाश संश्लेषण। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है लाल प्रकाश में, उससे सेकेंड जो पोजीशन है वो है नीले प्रकाश की, जो ब्लू लाइट है उसमें प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है। यदि बात करूं मैं हरा, जो हरा प्रकाश है इसमें प्रकाश संश्लेषण नगण्य होता है, क्योंकि जो पत्तियां हैं उनका जो रंग है वो भी क्या है, हरा है। क्यों? पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, पर्णहरित पाया जाता है, जो कि एक हरे रंग का वर्णक है, जिसके कारण जब भी हरे रंग की ग्रीन लाइट यहाँ पहुंचती है पत्तियों के ऊपर तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित होके और वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण नगण्य प्रकार का होता है। या मैं कह दूं कि जीरो होता है प्रकाश संश्लेषण, तो वो कौन सी लाइट है, हरा प्रकाश। इसके अलावा एक विशेष और लाइट होती है जिसको बोलते हैं अपन अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, तो कहते हैं परा परा बैंगनी विकिरणें। इनके द्वारा क्या है, जो पादप है उस पादप की जो वर्दी है ये क्या होती है, कम हो जाती है। जो कोशिकाएं हैं उनका जो आकार है, कोशिका आकार है, वो क्या होता है, घट जाता है। जो पशु या मानव या जंतु है उनमें क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। इसके अलावा इनसे चर्म रोग यानी एलर्जी हो जाती है। तो यानी कि ये हानिकारक विकिरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी विकिरणें। तो यहाँ कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बचाने के लिए, इससे बचाव के लिए अपने पास में कौन उपलब्ध है, तो वो विशेष ध्यान रखना है, ओजोन। जो O3 फॉर्मूला है, ओजोन है, ये इन विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि ये धरातल पे नहीं पहुंच पाती है। तो धीरे धीरे प्रदूषण होने के कारण जो ओजोन परत है ये धीरे धीरे टूट रही है, जिसके कारण ये विकिरणें धरातल पे पहुंच रही है। जब अपन कभी प्रदूषण के टॉपिक पे चलेंगे तब वहाँ ओजोन के बारे में काफ़ी डिटेल से, या जो इसका इफेक्ट है उस पर काफ़ी डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे, तो उसका इंतजार करें कि जल्दी से अपन यहाँ इस टॉपिक के ऊपर आए। तो यहाँ बात कर रहे थे कि लाइट का जो इफेक्ट है पौधे व जंतुओं पे कैसा है। तो अपन बात कर रहे थे कि पार क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम है जिसमें देखा जाता है उसमें से 400 से 700 जो नैनोमीटर की जो लाइट है इसी में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की जो लाइट होती है वो होती है वे लेंथ के बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। इनमें जो रेड लाइट है उसमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, बीजों का अंकुरण तेज होता है।
पौधों की जो वर्दी है वो तेज होने लगती है। लाल प्रकाश के बाद में सेकंड नंबर पे जो नीला प्रकाश आता है ये प्रकाश संश्लेषण में दूसरे स्थान पे आता है। इसके अलावा एक और यहाँ क्या टर्म है वो है लाइट कंपेंजेशन, लाइट कंपेंजेशन पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु। यहां ध्यान रखना, यहाँ दो टर्में आती है, जो एक तो अभी बता रहा हूं मैं, ये तो क्या है, जब श्वसन दर इसके बराबर हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की दर, दोनों क्या हो जाए बराबर, यानी लाइट की ऐसी मात्रा या लाइट का ऐसा अमाउंट जिसपे क्या हो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की दर दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो वो कहलाता है लाइट कंपेंजेशन पॉइंट। इसी के समकक्ष एक टर्म आती है लाइट टेम्परेचर कंपेंजेशन, जो सेकेंड टर्म है वो है टेम्परेचर कंपेंजेशन पॉइंट। दूसरी जो टर्म है वो है ताप या तापमान क्षतिपूर्ति बिंदु। यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ लाइट की बात कर रहे थे, यहाँ टेम्परेचर की बात करेंगे। जब श्वसन दर इसके बराबर हो जाए, प्रकाश संश्लेषण जो दर है वो दोनों बराबर हो जाए, ऐसा तापमान के ऊपर श्वसन की दर और प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तब उसको कहा जाता है ताप स्थितिपूर्ति बिंदु। या मैं एक और टर्म लेना चाहूं तो वो क्या है CO2 क्षतिपूर्ति बिंदु। का मतलब क्या होगा, CO2 स्थितिपूर्ति बिंदु का मतलब क्या होगा, जब रेस्पायरेशन रेट इसके बराबर हो जाए फोटोसिंथेसिस रेट, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर यानी CO2 का ऐसा अमाउंट जिसपे क्या हो प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो उसको कहा जाएगा CO2 स्थितिपूर्ति बिंदु। अब आपको यहाँ ध्यान देने योग्य क्या बात है कि यहाँ एक एक वर्ड का डिफरेंस चल रहा है। यदि मैं लाइट को जोड़ देता हूँ तो जो आंसरिंग का तरीका है वो सेम है, यानी कि लाइट का ऐसा अमाउंट जिसपे क्या हो श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण दर दोनों क्या हो बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, या फिर तापमान की ऐसी वैल्यू जिसपे क्या हो श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण दर दोनों क्या हो बराबर हो जाए, या CO2 का ऐसा अमाउंट जिसके ऊपर क्या हो श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण दर दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो इनको कहा जाता है स्थितिपूर्ति बिंदु। कौन से की बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे इनके नाम हो जाते हैं। यदि और आगे बढ़ना चाहिए अपन तो इसमें आता है एक और टर्म आती है जिसका नाम है फोटो पेरियोडिज्म, फोटो पेरियोडिज्म जिसको कह रहे हैं दीप्ति कालिता, को कहा जाता है दीप्ति कालिता। जो टर्म है ये टर्म किसने दी थी, दो साइंटिस्ट है एलार्ड और गार्डनर, दो साइंटिस्ट है एलार्ड और दूसरा है गार्डनर। कब 1920 में। यहाँ विशेष रूप से इस टॉपिक को अपने को अच्छी तरीके से क्लियर करके पढ़ना है, जिससे कि ये टॉपिक
बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, एग्रीकल्चर में भी पढ़ा जाता है, और इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों जगह कई बार क्वेश्चन पूछे हुए। तो जो फोटोपेरिडिज्म है, दीप्तिकालिता है, ये टर्म किसने बताई थी? एलार्ड और गार्डनर ने। इन दोनों ने क्या देखा? जो तंबाकू का पौधप है, इसकी कुछ जाति ऐसी इन्होंने ऑब्जर्व की कि वो ग्रीष्म ऋतु आता है तब तो पुष्पन क्रिया नहीं करते हैं। यदि उनको जो पॉली हाउस है या जो ग्रीन हाउस है उनमें उगाया जाता है तब वो क्या कर देते हैं? पुष्पन प्रक्रिया कर देते हैं। तो यहाँ यानी कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ऐसी समस्या आई? तो फोटो पेरियोडिज्म, फोटो यदि इस वर्ड को मैं लेता हूँ तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा ये विशेष रूप से ध्यान रखें। फोटो, फोटो, फोटो का मतलब है फोटोन, और फोटोन का मतलब क्या होती है? लाइट होती है, प्रकाश होता है। यदि दूसरा वर्ड पेरियोडिज्म, पेरियोडिज्म को खोलते हैं तो यानी क्या बनता है? पीरियड बनता है। पीरियड को खोलता हूं मैं तो क्या बनती है? अवधि बनती है। यानी कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूं कि जो लाइट है इसका ड्यूरेशन यानी अवधि किसी न किसी चीज को यहाँ प्रभावित कर रही है। तो यहाँ क्या बात है? फोटो पेरियोडिज्म का सामान्य से मीनिंग क्या हुआ? दो वर्ड मैंने बता दिया आपको, एक है फोटो और दूसरा है पेरियोडिज्म। फोटो क्या कह रहा है? फोटो फोटोन के बारे में बताना चाह रहा है। फोटोन किसके बारे में बताना चाह रहा है? प्रकाश, लाइट के बारे में बताना चाह रहा है। जबकि जो पेरियोडिज्म है ये किसके बारे में बता रहा है? पीरियड के बारे में बता रहा है। ये पीरियड किसके बारे में बता रहा है? ये अवधि या ड्यूरेशन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ अपन किसकी बात करना चाहेंगे? जो लाइट है, प्रकाश है, इसका जो ड्यूरेशन है ये पौधे की बहुत सारी प्रक्रियाओं को अफेक्ट करता है। तो यहाँ इसको इफेक्ट कर पा रहा है ये जो पुष्पन प्रक्रिया है, फ्लोरिंग जो प्रोसेस हो रही है प्लांट्स में, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर कि उसको कितनी लाइट अवेलेबल हो रही है। तो यहाँ एक और बीच में टर्म काम में लेना चाह रहा हूं मैं जिसको बोल रहे हैं क्रिटिकल डे लेंथ। टर्म क्या है? क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ क्या है? क्रांतिक दिवस अवधि। यानी प्रत्येक पौधे को पुष्पन प्रक्रिया करने के लिए एक मिनिमम डे लेंथ की लाइट चाहिए और जो मिनिमम डार्कनेस है वो भी उसको चाहिए। जब ये दोनों अवेलेबल होंगे उसको तभी जाके और वो कौन सी प्रक्रिया करेगा? फ्लावरिंग की, पुष्पन की प्रक्रिया करेगा। तो यहाँ क्या समझना है? जो लाइट का ड्यूरेशन है जिससे अधिक या कम होने पर वो पादप पुष्पन प्रक्रिया नहीं करेगा। तो इस क्रिटिकल डे लेंथ के बेसिस पे या मैं कह दूं कि जो टर्म काम में ले रहे हैं फोटो पीरियोडिज्म, उसके बेसिस पे जो प्लांट्स है, प्लांट्स को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है, दूसरा है और तीसरा चौथा। पहला है एसडीपी, दूसरा है एलडीपी, तीसरा है एमडीपी और चौथा है एनडीपी। इनको एक एक अपन देखते हैं कि इनमें क्या चीजें होने वाली है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा एसडीपी। सबसे पहले एसडीपी का पूरा नाम क्या है? ये है शॉर्ट डे प्लांट, को हिंदी में कह पाएंगे अपन अल्प प्रकाश क्षेपी पादप।
यानी यहाँ बताना चाहूँ मैं कि जो पुष्पन प्रक्रिया है वो कब होगी इसमें, तो पुष्पन प्रक्रिया करने के लिए इनको क्या चाहिए, 10 घंटे से कम क्रिटिकल डे लेंथ की इनको लाइट चाहिए, तब जाके और ये पुष्पन प्रक्रिया कर पाएंगी। यदि 10 घंटे से ज़्यादा की लाइट मिलती है तो इनमें क्या होने लगेगा, जो कायिक वर्दी है ये बढ़ जाएगी, अधिक होने लग जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो पुष्पन प्रक्रिया है ये रुक जाएगी। तो यहाँ क्या जरूरी है, इसको 10 घंटे से कम लाइट की जरूरत है। तो यहाँ जो इनका एवरेज टाइम है वो क्या है, 8 घंटे से लेके और 10 घंटे के बीच में इनको लाइट मिलनी चाहिए। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, जब 8 घंटे से लेके और 10 घंटे की लाइट मिलेगी इनको, तो जो अंधकार है वो कितना होना चाहिए, अंधकार होना चाहिए कितना, 8 घंटे हैं तो 24 में से 8 है तो कितने हो गए 16, और 10 है तो कितने हो गए 14। तो यहाँ क्या है, 14 घंटे से लेके और कितना 16 घंटे के लिए इनको क्या मिलना चाहिए, अंधकार मिलना चाहिए, तब जाके और ये पुष्पन प्रक्रिया कर पाएंगे। तो यहाँ जितना दिन की अवधि है यानी लाइट का जो ड्यूरेशन इंपॉर्टेंस रखता है उतना ही क्या रखता है, अंधकार भी रखता है। यानी कि जो बात कर रहे हैं अपन ये सतत कॉन्टिन्यूस लाइट की बात कर रहे हैं, यानी कि इनको कंटिन्यूस 8 से 10 घंटे की लाइट मिलेगी तभी जाके ये क्या करेंगे, पुष्पन प्रक्रिया कर पाएंगे। यदि ज्यादा मिलती है तो ये कायिक वर्दी कर देंगे और जो फ्लोरिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगी। यदि ये समय मिलता है तो इसमें ये पुष्पन प्रक्रिया आसानी से कर पाएंगे। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट और क्या हो गया, अंधकार भी मिलना इनको जरूरी है। तो इसी के बेसिस पे मैं इनको क्या बोल सकता हूं, यहाँ लाइट का जो अंधकार का ड्यूरेशन है वो ज्यादा है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, लॉन्ग नाइट प्लांट। एलएनपी भी मैं इसको कह सकता हूं लॉन्ग नाइट प्लांट। दीर्घ रात्रि क्षेपी पादप को कहा जा सकता है। अल्प या कम प्रकाश क्षेपी पादप इनको बोल सकते हैं अपन, या मैं कह सकता हूं लघु दिवस पादप में इनको कह सकता हूं। यहाँ टर्मों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। उदाहरण की बात करूं मैं तो जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स का मतलब है उष्ण कटिबंधीय। यदि ये भी समझ में नहीं आता है तो जितने भी खरीफ मौसम के जो पादप है वो सब किस में आते हैं, एसडीपी में शॉर्ट डे प्लांट्स में काउंट किए जाते हैं। जैसे मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, चावल है, ये सब किस में आ रहे हैं, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी आते हैं शॉर्ट डे प्लांट में, क्योंकि ये सभी ये खरीफ सीजन के प्लांट। दूसरा है अपने पास में वो है लॉन्ग डे प्लांट, तो कह रहे अपन एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट को मैं कह पा रहा हूं दीर्घ प्रकाश क्षेपी पादप, या दीर्घ दिवस पादप में इनको कह पा रहा हूं। टाइम क्या है इनके लिए, रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, वो है 12 मोर देन 14 घंटे। 14 घंटे से ज़्यादा प्रकाश इनको मिलेगा तब जाके इनमें पुष्पन प्रक्रिया होगी। यदि 14 घंटे से कम प्रकाश मिलता है
तो इनमें भी कायिक वृद्धि ज़्यादा होगी और जो फ्लावरिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगी। इसका उदाहरण कौन से हैं? तो उदाहरण है इनका, जितने भी रबी के प्लांट्स हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। गेहूँ है, जो है, गाजर है, मूली है, जई है, सरसों है, ये सभी किस में आते हैं? रबी सीजन में आते हैं। तो ये भी सभी किसके उदाहरण हुए? लॉन्ग डे प्लांट के। इनके अलावा इनको क्या बोल सकते हैं अपन? जब लॉन्ग डे प्लांट है तो ये कैसे हो गए? शॉर्ट शॉर्ट नाइट प्लांट कहेंगे इनको। शॉर्ट नाइट प्लांट, ये टर्म ध्यान रखनी है। जब 14 घंटे से ज़्यादा इनको प्रकाश चाहिए तो यानी कि इनको अंधकार कितना चाहिए? यानी कि 10 घंटे से कम इनको अंधेरा भी जरूरी है, तब जाके और ये फ्लोरिंग प्रोसेस पूरी कर पाएंगे। के बाद में जो थर्ड प्रकार की कैटेगरी है वो है MDP। MD का मीन्स है मॉडरेट डे प्लांट। मॉडरेट डे प्लांट का मीन्स है मध्यवर्ती दिवस पादप। इतना टाइम चाहिए इसके, वो है 12 घंटे से 14 घंटे का इसको प्रकाश चाहिए। मैं एग्जैक्ट टाइम की बात करूं तो ये है 13 घंटे का प्रकाश चाहिए। उदाहरण की बात करूं, उदाहरण क्या है? उदाहरण इसका गन्ना, शुगर कैन में जो 13 घंटे का प्रकाश मिलेगा तब इसमें जो फ्लोरिंग प्रोसेस है वो होगी। फ्लोरिंग प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? वो है एरोविंग की पुष्पन प्रक्रिया कहलाती है। जो इसका पुष्प है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एरो कहलाता है। इसी कारण जो पुष्प बनने की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है? एरोविंग। जो ये प्रकाश है ये भारत में कहाँ मिलेगा? ये एक ही जगह जहाँ पे वो है कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में पड़ता है। वहाँ पे 13 घंटे का प्रकाश दिन में 2 बार अवेलेबल होता है। इसीलिए इस कोयम्बटूर में इसकी स्थापना की गई है 1912 में। यहाँ बनाया गया है SBI। SBI का मीन्स क्या है? शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन संस्थान को बनाया गया है 1912 में। कब बनाया गया ये? 1912 में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। किस लिए? क्यों गन्ने को कितने घंटे का प्रकाश चाहिए? 13 घंटे का प्रकाश चाहिए, तभी जाके वो फ्लोरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर पाएगा और तभी जाके उसमें प्रजनन ब्रीडिंग का कार्य कर पाएंगे। तो यहाँ एकमात्र उदाहरण है वो है गन्ना। इसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी है वो है न्यूट्रल डे प्लांट। न्यूट्रल डे प्लांट को कह रहे हैं दिवस निष्प्रभावी पादप, यानी कि इनमें जो क्रिटिकल डे लेंथ है ये कोई मायने नहीं रखती है। इनको चाहे 10 घंटे से कम प्रकाश मिले, चाहे 10 घंटे से ज़्यादा प्रकाश मिले, इनमें कंटिन्यूस फ्लोरिंग चलते रहनी है। तो इसका उदाहरण आता है अपने पास में, वो है कपास, तंबाकू, सूरजमुखी के अलावा टमाटर के अलावा बक व्हीट। यहाँ एक नया वर्ड सुन रहे होंगे, बक व्हीट क्या होता है? बक व्हीट है एक प्यूडो सीरियल को कहा जाता है। जो आवासीय खाद्यान्न फसल है वो है बक व्हीट, जिसका बॉटनिकल नेम है फेगो फायरम एस्कुलेंटम।
ये जेट में पहले भी पूछा हुआ है कि निम्न में से स्यूडो सीरियल है, और जो ऐसा क्वेश्चन आता है ये आता है जेट में बायोलॉजी जो कंटेंट है, बायोलॉजी की जो 40 क्वेश्चन है वहाँ देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। और पहले वाले प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन तुम्हारे को आसानी से मिल जाएगा। बायोलॉजी की जो बॉटनी की यूनिट है, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जो यूनिट है, उसी से ये क्वेश्चन बनाया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना जो बकव्हीट है ये एक घास है, क्या ध्यान रखना है, ये एक विशेष प्रकार की घास है जिसको स्यूडो सीरियल के नाम से जाना जाता है। यदि सूरजमुखी है इसके लिए भी अपने को क्या ध्यान रखना है, ये है एक तो जो बोरोन तत्व है का इंडिकेटर है, बोरोन तत्व का इंडिकेटर प्लांट है ये। इसके अलावा जो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है इसका भी क्या है, इंडिकेटर प्लांट है। इंडिकेटर प्लांट का मतलब होता है संकेत देने वाले पादप है। यानी जब भी किसी खेत में सूरजमुखी का पौधा लगा हुआ है तो इसके अलावा अन्य पौधे भी लगे हुए हैं, तो जब भी बोरोन की कमी होगी सबसे पहले सूरजमुखी के पौधे के ऊपर लक्षण प्रकट होंगे। ऐसे ही जब भी परमानेंट विल्टिंग स्टेज आएगी तब सबसे पहले लक्षण किसके ऊपर प्रकट होंगे, सूरजमुखी के ऊपर होंगे। इन दोनों की बात जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे अपन आगे तब इनका कंप्लीट डिटेक्शन किया जाएगा, इनका कंप्लीट एनालिसिस करके और अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये ऐसे उदाहरण बताए मैंने जो आ रहे हैं न्यूट्रल डे प्लांट्स के अंतर्गत। तो यहाँ जो आज का अपना जो टॉपिक था वो था मौसम और जलवायु क्या है, इसके कौन कौन से तत्व है। इनमें सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया है सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन को। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो रहेगा इससे आगे वाले टॉपिक पे।